हम लोगों ने इन सभी क्षेत्रों से हमें हाथ धोना पड़ा और कमोवेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी थी। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल रहा है। देश की सर्वाधिक आबादी यहां निवास करती है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश के अंदर आज भी चौथे स्थान पर है भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे, लेकिन कृषि योग्य भूमि और इतनी उर्वरा भूमि है। दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और वाराणसी, गाजीपुर और बलिया तक के पूरे भूभाग को अगर आप देखेंगे, इतनी समतल भूमि और इतना विशाल मैदान दुनिया के अंदर अन्यत्र देख पाना, जहां पर बहुत ही कम जगह ऐसी होती हैं जहां पर इतना विस्तृत भूभाग हो, जहां पर महीन मिट्टी हो, जिसमें अत्यंत उर्वरता जिसकी उर्वरता इतनी महत्वपूर्ण हो, जिसके बारे में कहा गया कि सोना उगलने की सामर्थ्य रखती है यहां की धरती। इतनी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश की, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का यह प्रदेश, और इसीलिए तो सबसे बड़ी आबादी का राज्य बन गया। यानी क्षेत्रफल में अगर आप भारत के अंदर देखेंगे हम चौथे स्थान पर, लेकिन आबादी में हम नंबर 1 स्थान पर। उत्तर प्रदेश की आबादी के बाद अगर कोई राज्य दूसरा कोई नंबर 2 पर है तो वही राज्य है जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है। यानी ऐसा भी नहीं कि वह उत्तर प्रदेश का 3/4 हो, आधी से कम ही आबादी किसी अन्य राज्य में निवास करती है। भले वह क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के समकक्ष हो, उत्तर प्रदेश से बड़ा हो। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से बड़ा, राजस्थान उत्तर प्रदेश से बड़ा। राजस्थान की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की 1/4 है और मध्य प्रदेश की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की 1/3 है। और इतने बड़े विस्तृत भूभाग में इतनी बड़ी आबादी रह रही है तो कुछ तो धरती की विशेषता रही होगी, कुछ तो रहा होगा। जब लोग इसके बारे में कहते हैं, मैं एक बार देख रहा था 1947 में भारत क्या था, उत्तर प्रदेश क्या था। ठीक है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर हमारा हिस्सेदारी 3% रह गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश 1947 में देश के अंदर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 1947 में उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में 14% का योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश हुआ करता था 1947 से लेकर के 1960 तक। 1960 तक उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 का राज्य था, लेकिन धीरे धीरे करके 1947 के बाद उत्तर प्रदेश लगातार इसमें गिरावट आती गई। 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैं इस बारे में सोच रहा था कि वास्तव में कौन से वे कारक थे। हमारे पास अच्छी भूमि है, हमारे पास युवा शक्ति है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, फिर कौन से वे कारक हैं जिन कारणों से उत्तर प्रदेश पिछड़ गया? क्या कारण हो सकते हैं? तो उसी समय मुझे एक निमंत्रण मिला था 3 देशों का, सिंगापुर, थाईलैंड और म्यांमार का। म्यांमार में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट समिट था, उसमें मुझे भाग लेना था। भारत सरकार ने मुझे कहा कि इसमें आप जाइए और इस कार्यक्रम में भागीदार बनिए। तो मैं
उन कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए गया। तो मुझे वहां पर थाईलैंड में 2017 की मैं बात कर रहा हूं, थाईलैंड में वहां के कॉमर्स मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई, चर्चा हो रही थी। इसके बाद जापान के एक डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। मैंने इसी बात को लेके कहा, क्योंकि थाईलैंड में तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी वहां पे रहती है, और एक समय था जब वहां की करेंसी भारत की करेंसी से कम हुआ करती थी, यानी उसकी कीमत कम हुआ करती थी। आज उसकी कीमत ज्यादा हो गई है, भारत की कम है। कारण क्या है? जापान की कहानी आप सबके सामने है। जापान 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग तबाह हो गया था, लेकिन एक जापान कैसे दुनिया का विकसित जापान बन गया, ये कहानी हर जवान पर है। ये सीखने की भी है, जानने की भी है, और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी बन सकती है। जापान से मैंने ही पूछा, मैंने कहा भी आखिर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण क्या है, कैसे आपने इन चीजों को वहां पे कवर किया है। ये बात सामने आई, हमने मुझे बताया, उन्होंने कहा हमारे यहां इतने प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस को हमने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए उन्हें इस जिम्मेदारी को दी है। यही बात मुझे थाईलैंड ने भी बताई कि हमने इस रूप में अपने अपने यहां अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यों को दिया है, अलग अलग प्रोडक्ट को हमने दिया है, उन लोगों ने उस पर काम शुरू किया, इनोवेशन को बढ़ावा दिया, अन्य चीजों के लिए भी हम लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। मैं उत्तर प्रदेश वापस जब आया 17 में ही, एक सप्ताह की विजिट थी, तो वापस आया। हम लोगों ने बचपन में सुना था, हम लोग सुनते थे कि हापुड़ के पापड़, मेरठ की रेवड़ी और गजक, आगरा के पेठा के बारे में। तो मैंने कहा ये तो सब खाने की चीजें हैं, अन्य चीजें क्या हैं? फिर मैंने मालूम किया, मैंने कहा यहां पे कुछ अन्य चीजें। मुझे बताया गया कि हां सब, लखनऊ में चिकनकारी का काम बहुत महीन होता है, अब लगभग मृत प्राय से है, मार्केट नहीं है। भदोई की कारपेट अच्छी होती थी, लेकिन मृत प्राय सा है। मुरादाबाद का पीतल का उद्योग था, लेकिन मृत प्राय सा है। फिरोजाबाद का ग्लास हां था, लेकिन मृत प्राय सा है। देखो मैं ये सब नाम गिन रहा हूं, और इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन ब्रिटिश कालखंड के दौरान इनकी तकनीक को, और आजाद भारत ने भी इन्हें तकनीक के साथ जोड़ने, इनको समाज की डिमांड के अनुसार उस प्रकार की डिजाइन के साथ जोड़ने, उनको पैकेजिंग के साथ जोड़ने, मार्केट से लिंक करने और एक्सपोर्ट से जोड़ने की कभी कोई व्यवस्था नहीं की है। तो मैंने एक कमेटी बनाई, और कमेटी बना करके मैंने कहा भाई ये देखो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में देखो कितने प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। 75 में से 57 जनपदों की यूनिक प्रोडक्ट मिली। याद रखना, ये जो बड़े उद्योग लगते हैं, बड़े उद्योग के लिए एंकर यूनिट के रूप में कोई उनकी आधारशिला को पुख्ता कर सकता है, तो वह सबसे अच्छा एमएसएमई का बेस होता है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद था। लेकिन हतोत्साहित था, निराश था, हताश था, लोग पलायन कर रहे थे, कारीगर भाग रहे थे,
कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन्हें परेशान करता था, कहीं पे कोई अन्य लोग उन्हें परेशान करते थे, कोई उनके पास चारा नहीं था। और जो भी देश अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों का अपमान करे, अपने उद्योग जगत की अवमानना करे, वह कभी पनप नहीं सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके सामने आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और यही सब कुछ होता था यहां पर। तो मैंने कभी 75 में से 57 जनपदों में तो हमें मिला, बाकी 18 में क्या होगा? तो 18 में हम लोगों ने कहा चलो कुछ तो और मिलेगा। जैसे सिद्धार्थनगर जिले में कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा वहां पे काला नमक चावल तो है, भगवान बुद्ध के समय से 2500 वर्षों से चला आ रहा है। आप इसी का प्रोडक्शन करके, इसी को हम पैकेजिंग करके भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में एक्सपोर्ट करेंगे। गोरखपुर के लिए क्या होगा? हमने कहा यहां टेराकोटा है, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की इस उत्पाद को हम प्रमोट करेंगे। ऐसे ही मुजफ्फरनगर के लिए आया, क्या होगा? हमने कहा वहां पर पहले धूरा था, उन्होंने कहा साहब अब हम लोग आधुनिक मशीनरी अपनाना चाहते हैं, इससे हमें मुक्ति मिले। तो मैंने कहा इसमें क्या हो सकता है फिर बताओ? उन्होंने कहा हम गन्ने का उत्पादन करते हैं। तो मैंने कहा गन्ने में और क्या हो सकता है? उन्होंने कहा ऑर्गेनिक गुड़। हमने कहा गुड़ के साथ इनको जोड़ दो। ऐसे ही जोड़ा गया। परिणाम क्या है? हमने नाम दिया उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, एमएसएमई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एमएसएमई प्रोडक्ट के माध्यम से 96 लाख यूनिट संचालित कर रहे हैं। 96 लाख, और 96 लाख यूनिट में कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 करोड़ परिवार केवल इस एमएसएमई उद्योग के साथ जुड़ा हुआ है। आप सोचो ये बंद रहता तो क्या होता? यहां का नौजवान हताश रहता, निराश होता, अपराध करता या दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करता। लेकिन यहां पर इसको पुनर्जीवित किया गया, वो यहीं पे काम प्राप्त कर रहा है। रिजल्ट क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज देश के अंदर छा गया। एक होड़ लगी है हर राज्य में, हम भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे, हम भी अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएंगे। अब वो ब्रांड तो यूपी के नाम पे चस्पा हो गया है। और इनमें भी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, हमने तो अभी 75 का ही किया, लेकिन 77 ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जिसको जीआई टैग मिला है, जिसको दुनिया के अंदर किसी भी मार्केट में उसको कोई नकार नहीं सकता है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर इन पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में हुआ है। परिणाम क्या है? लगभग 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान जब अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम हमें पहली बार 17 में आयोजित करना था, आयोजन के साथ जोड़ने के लिए कैसे होगा? इतने दीप कहां से जलेंगे? आप आश्चर्य करेंगे कि अयोध्या के साथ साथ मुझे प्रदेश भर से 51,000 दीप मंगाने पड़े थे, मिट्टी के दीपक। और अब हमने अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को, यहीं के कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक दिए। हमने कहा आप खूब दीपक बनाइए, बेचिए भी, मिट्टी फ्री में देंगे। परिणाम क्या है? आज अगर हम लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में करते हैं तो 51,000 नहीं, 25 लाख दीपक जलाते हैं वहां, 25 लाख, और सब अयोध्या में ही बनते हैं। अब वहीं पर नहीं, हर घर में लोग मिट्टी के दीपक जला रहे हैं। नहीं तो चीन की वे लड़ियां लाई जाती थी, उनको लोग अपने घरों में जलाते थे। यानी त्योहार आपका, और उस झालर से लेकर के, फुलझड़ी से लेकर के, और गौरी गणपति यानी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी चीन बनाता था।
आज चीन मार्केट से गायब हो गया है। अब हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्पाद को मार्केट मिल गया है, तो यहां का मुनाफा यहीं पे लग रहा है। अब इसका परिणाम क्या है? एक तो मैंने रोजगार बताया आपको, 2 करोड़ लोगों को इसमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। दूसरा, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी जो थी वो कितनी थी? 12,75,000 करोड़ की। 12,75,000 करोड़। और इस वर्ष के अंत तक यानी 9 वर्ष में हम उसको कहां पहुंचाने जा रहे हैं? 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं। 36 लाख करोड़ तक। यह है ग्रोथ। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हुई है, यानी 43,000 2016-17 में थी, आज वह 1,20,000 पहुंच रही है। यह है कहानी विकास की। परिणाम हर एक सेक्टर में विकास ये देखने को मिला है। हस्तशिल्पी और कारीगरों को हम लोगों ने एक व्यवस्था के साथ जोड़ा, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, डिजाइन के साथ जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा। परिणाम हम सबके सामने है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस स्कीम ने एक और खेती किसानी में जो काम कर रहे थे, खेतिहर मजदूर थे, उन लोगों को इधर अतिरिक्त कार्य दिया। खेती और किसानी के लिए जो टीम काम कर रही थी, उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। आपने देखा होगा, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को देखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, ये सभी स्कीम उनके वेलफेयर के साथ। और आज डीबीटी के माध्यम से अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों को हम लोगों ने केवल 2,86,000 करोड़ रुपए केवल हमने गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का किया है, जो सीधे उनके खाते में गया है, जिससे किसान अपने उत्पाद का सही दाम प्राप्त कर सके। धान और गेहूं के क्रय को सीधे किसानों से खरीदने की व्यवस्था हुई। आज लागत का 1.5 गुना किसान प्राप्त कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में तो किसान अब 3-3 फसल ले रहा है। सिंचाई की सुविधा हुई, उसकी लागत कम हुई, उत्पादन बढ़ा। लेकिन अभी बहुत कुछ संभावना इसमें छुपी हुई है, बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। और उन्हीं पर आगे के कार्य योजना तैयार करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, अब गोरखपुर की ही कहानी आप करें। आज से 10 साल पहले गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय होता था। बाद में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ा। आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। यानी अगर हम लोग इन 8-10 वर्षों में 1 से 4 पर पहुंच सकते हैं, तमाम अन्य संस्थान आए हैं। गीडा, जहां निवेश करने से लोग डरते थे, आज निवेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां निवेश नहीं होता था, लोग डरते थे, जो पहले से निवेश था वह भाग रहा था, आज एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। पहले स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में गोरखपुर में एकमात्र मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, और वह भी स्वयं बीमार था, साधन नहीं थे। एक बेड पे 4-4 बच्चे लिटाए जाते थे, भयंकर बदबू रहती थी। आप अनुमान करिए कि बेड
एक इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे जब आते थे, एक बच्चे के साथ 5-6 परिजन होते थे। उसी वार्ड में बैठे हैं, ऊपर पंखा नहीं, एसी तो कोसों दूर है, पंखे भी नहीं होते थे, गंदगी का अंबार रहता था। और उस दुर्व्यवस्था में कैसे उन बच्चों की जान बच सकती थी, ये हालत थे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के। आज बीमारी भी दूर हो गई है और इंसेफ्लाइटिस वार्ड को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे संस्थानों के वार्ड उसके सामने फेल हो जाएंगे। आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाकर के बाल रोग विभाग के उन वार्ड को थोड़ा देखें। एम्स गोरखपुर में आ गया, लोगों के लिए कल्पना थी, लेकिन आज ये हकीकत में बदल चुकी है। ये विकास की प्रक्रिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहना क्या, हम लोग जब 16-17 में आए थे, 1.5 एक्सप्रेसवे थी हमारे पास। आज उत्तर प्रदेश 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर चुका है। 6 पर वर्तमान में कार्य हमारा चल रहा है, यानी जिन कार्य चल रहा है जिस पे, और बाकी 7 नए एक्सप्रेसवे के लिए हम लोग वर्तमान में डीपीआर बनाने की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी रोड कनेक्टिविटी हमारी बेहतर। आप उत्तर प्रदेश में आज से 8 वर्ष पहले जाते थे, कहीं भी उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, दूसरे राज्यों की सड़कें अच्छी होती थी। आज किसी भी राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश की सड़कें आपको बेहतर लगेंगी, कनेक्टिविटी बेहतर लगेगी, हाईवे का बेहतरीन नेटवर्क। एक्सप्रेस वे पे पहले उत्तर प्रदेश की कोई गिनती नहीं थी। एक्सप्रेस वे का मतलब केवल 1.5 एक्सप्रेस वे थी उत्तर प्रदेश के पास। आज देश के अंदर एक्सप्रेस वे का कुल नेटवर्क पर 60% पे उत्तर प्रदेश का कब्जा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिले मुख्यालय को 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन के साथ उत्तर प्रदेश ने जोड़ने में सफलता प्राप्त की। गांव गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश ने किया है। मेट्रो, हम लोग जब आए थे एक भी सिटी मेट्रो संचालित नहीं थी, आज 6 सिटी में हमारी मेट्रो चल रही है। रोपवे का संचालन होने जा रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल चुकी है। देश के अंदर नंबर 1 का इनलैंड वाटरवे वाराणसी टू हल्दिया ये प्रारंभ हो चुका है। यानी हर एक सेक्टर में रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के पास। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे, हम लोग जब आए थे 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश 16 एयरपोर्ट संचालित कर रहा है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस वर्ष के अंत में, यानी अक्टूबर के अंत में, हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने जा रहे हैं। यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है, जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये केवल पैसेंजर ही नहीं ढोएगा, पैसेंजर के साथ साथ कार्गो का, लॉजिस्टिक का एक हब बनेगा, बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। देश का पहला एमआरओ, एयरक्राफ्ट रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग की सुविधा हम वहां पर उसके लिए देने जा रहे हैं। ये सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त आज यह सभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर विकसित हो रहा है। देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का और मोबाइल प्रोडक्शन का, देश का कुल जितना भी मोबाइल फोन बनते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं, ये 60 से 65% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। अब ये बाहर से नहीं आते, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा बनने जा रहे हैं, वहीं बनते हैं।
कहीं बाहर से नहीं आते। यानी ये 8 वर्ष के अंदर उन क्षेत्रों में जहां पर हमने कार्य किया उसकी एक छोटी सी झांकी है जिसको हम प्रस्तुत करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ होमवर्क किया और इस सफलता को देखते हुए ही हम लोगों ने तय किया कि नहीं, यह संभव है कि उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बन सकता है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, उस कार्य योजना के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। उस विजन डॉक्यूमेंट के लिए जनता जनार्दन की राय होनी चाहिए, उनके सुझाव भी आने चाहिए, उसको भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो अभी कुलपति जी ने कहा, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी ने, कि जो विजन डॉक्यूमेंट हमारा बने उसमें हमने 3 थीम दी है। उन 3 थीम पर आधारित 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं। जिन 12 सेक्टर से जुड़े हुए सुझाव, आप शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षा के बारे में आप उसके बारे में बेहतर बोल सकते हैं, बेहतर लिख सकते हैं। शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, आप सोचिए ना। आज से, यानी जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे, हम लोग जब अपने स्कूल कॉलेजेस में थे, तब स्मार्टफोन टैबलेट की तो कोई कल्पना ही नहीं करता था ही नहीं। आज स्मार्टफोन और टैबलेट हर युवा के पास है। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट उपलब्ध करवाने का काम भी कर रही है। लगातार इस पर कार्य हो रहा है। टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ सकती है। एक जगह बैठे बैठे दुनिया के अंदर किसी भी कोने में बैठे हुए वह वर्चुअल क्लास ले सकता है। कोविड कालखंड में हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। यहां के बहुत सारे लड़के कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए वहां पर कोचिंग करने के लिए गए थे। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लागू होते ही हाहाकार मच गया, क्या होगा। तो अब लॉकडाउन था, कौन तोड़े, कौन उल्लंघन करे। तो मैंने कहा यार देखो, लॉकडाउन तो बचाने के लिए ही है। एक भी लड़का कोई गलत कदम उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगी, और सभी टीनेजर्स हैं। तो इसलिए यहां से गाड़ियों का काफिला, मैंने उस समय की राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि भाई आप वहां से हमारे बच्चों को भेज दो। उन्होंने कहा हम नहीं भेज पाएंगे। तो मैंने 500 गाड़ियां यहां से भेजी और 500 गाड़ियों में उन सब बच्चों को वहां से ला करके उनके घरों तक पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद यह तय हुआ कि इनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करें। तो हमने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था की, और अभ्युदय कोचिंग में ये फिजिकली भी और वर्चुअली भी हर युवा को प्रतियोगी परीक्षा का हो या फिर अपनी किसी भी इंटेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए वहां पर उसका मार्गदर्शन किया जाता है। और बहुत सक्सेसफुली ये तमाम जनपदों में कार्य कर रहा है। आज मैं देखता हूं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सूची आती है उसमें अभ्युदय कोचिंग से जो छात्र जुड़े हुए हैं उनमें से बड़ी संख्या ऐसी होती है जो उन छात्रों की होती है जो उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं। अगर हम अभ्युदय कोचिंग वहां चला रहे हैं तो हमारी क्लासेस क्यों नहीं चल सकती, क्लास क्यों नहीं चल सकती, वर्चुअल क्लासेस क्यों नहीं चल सकती। हम लोगों ने तो कोविड कालखंड में वर्चुअल आईसीयू चलाया था। आप सोचेंगे कैसे हो सकता है। हम लोग जब लॉकडाउन लगा तो प्रदेश के अंदर 36 ऐसे जनपद थे जहां एक भी आईसीयू के बेड नहीं थे, कोई वेंटिलेटर नहीं था। हम लोगों ने जल्दी जल्दी में आईसीयू बेड वहां तैयार करवाए, वेंटिलेटर भेजे, एनेस्थेटिक थे, जो भी क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए डॉक्टर थे उनकी ट्रेनिंग के लिए लखनऊ में एसजीपीजीआई केजीएमयू को तैयार किया। भाई ट्रेनिंग कराओ इनकी, जल्दी से ट्रेनिंग कराए गए, मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए और तैयार करवाने के बाद उन्हें जनपदों में भेजा। जनपदों में भेजने के बाद यह हुआ कि प्रतिदिन
एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल, इनको जनपद सौंपे गए कि भाई ये लोग इन इन जनपदों में वर्चुअल आईसीयू का संचालन करेंगे, देखेंगे। हां, लखनऊ से टीम वर्चुअल देखती थी, यहां की टीम यहां पर फिजिकली उपस्थित रहती थी, और अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो वहां की टीम अगले कुछ घंटों में फिर पहुंच करके वहां पर उनका मार्गदर्शन करती थी, और बहुत बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहा। हम ये कह सकते हैं कि अगर वर्चुअल आईसीयू संचालित हो सकता है, आज हम टेलीकंसल्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अलग अलग फील्ड में अलग अलग संभावनाएं छुपी हुई है, और उन संभावनाओं को ही हमें इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर समाहित करना है अपने सुझाव के रूप में। शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसी शिक्षा चाहते हैं, उसके लिए क्या हमारे सुझाव हो सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो सकता है, मॉडर्न मेडिसिन में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में, फार्मा में, नर्सिंग में, एग्रीकल्चर में। मेरा मानना है हर एक क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं छुपी हुई है, और व्यापक संभावनाओं के बीच से ही हमें रास्ता निकाल करके उस विजन डॉक्यूमेंट में कि अगले 5 वर्ष में क्या, अगले 10 वर्ष में क्या, और अगले 22 वर्ष के अंदर हमें कैसे विकसित भारत की आधारशिला तैयार करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है। इसके लिए उस भूमिका के साथ आज से अपनी शुरुआत को आगे बढ़ाना है। मेरा यह मानना है सब कार्य संभव हो सकता है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश ने अपने लिए एक टारगेट तय किया कि हम 2029-30 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, और हमारी जो स्पीड है, हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, अब तक जो हमने माइलस्टोन तय किए थे उसके अनुरूप हम लोग उसको अचीव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार उसमें प्रगति है, लगातार हम उसे प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, और यही हमारी इस प्रक्रिया का हिस्सा भी है कि जो विजन डॉक्यूमेंट बने, आम जनता का, युवाओं का, शिक्षकों का, चिकित्सकों का, अन्नदाता किसानों का, व्यापारियों का, उद्यमियों का, महिलाओं का, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के उन बहुमूल्य सुझावों को हम उसमें समाहित कर सकें। और वो विजन डॉक्यूमेंट उन 12 सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना है, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं आगे हो सकती हैं, उसके लिए हमें क्या कुछ करना है। मेरा मानना है कि ये सभी संभावनाएं जो 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं, उन 12 सेक्टर से संबंधित सुझावों को लेकर के, अर्बनाइजेशन को लेकर के, शहरीकरण की प्रक्रिया, यह तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली वह प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति देती है, लोगों के जीवन स्तर को सुगम बनाने में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। उस सेक्टर में हमारी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या हमारे सुझाव हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ा सकती है। मैं देख रहा हूं वर्तमान में, आप देख रहे होंगे एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है सेमीकॉन के सेक्टर में, यानी सेमीकंडक्टर की एक यूनिट लगाने में 1 लाख करोड़ रुपए का मिनिमम निवेश है, उसमें से 1 लाख करोड़ का इतना बड़ा निवेश एक यूनिट पे। और इलेक्ट्रॉनिक आज के डिजिटल जगत में याद रखना, सेमीकंडक्टर के बगैर कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। पूरी मार्केट पे उसका कब्जा होगा जिसका इस पे कब्जा होगा, और इसीलिए एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। यानी इतने बड़े पैमाने पर रोजगार की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए मेरा मानना यह सब हो सकता है।
और ये भारत के लिए और आसान है, और भारत में यूपी के लिए और आसान है। यूपी के लिए आसान इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ी युवा शक्ति उत्तर प्रदेश रखता है। उत्तर प्रदेश के पास ये युवा शक्ति प्रतिभा से, ऊर्जा से भरपूर है। सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास है, हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये हमारे पास उस प्रकार की संभावना यहां की धरती भी रखती है। हमारे पास सर्विस सेक्टर में अनंत संभावनाएं हैं। याद करिए 2016-17 में केवल 3 करोड़ टूरिस्ट यूपी में आते थे, और इस बार महाकुंभ को आपने देखा होगा, अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ की संख्या पार कर गई। यानी 3 करोड़ से बढ़कर के हम 67 करोड़ पार कर जाएं, यह आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। ऐसा नहीं कि सर्विस सेक्टर केवल लोग आए गए की प्रक्रिया के साथ जुड़ा, एक नए रोजगार का सृजन भी करता है। कहीं गाइड के रूप में, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं मार्केट में, कहीं होटल व्यवसाय में, कहीं टैक्सी और ट्रांसपोर्ट में एक नए अवसरों को भी उपलब्ध करवाने में योगदान देता है। और उन अवसरों के साथ जोड़ने के लिए अलग अलग सेक्टर के लिए आज इस पर सुझाव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होगा, जब हम भी इस पूरे विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश की इस पूरी प्रक्रिया का पार्ट बनकर के, हम भी उसमें अपनी हिस्सेदारी बनकर के, हम भी उसके एक सारथी के रूप में इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। और उसी प्रक्रिया के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे केवल एक बात कहनी है इसमें, याद रखना, आज के समय में हर एक सेक्टर में जो संभावनाएं छुपी हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन ने काफी विकास किया है, आगे उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और संभावनाएं भी हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मेडिसिन में आयुष, उसके पास एक विस्तृत क्षेत्र आज भी मौजूद है, और मेरा मानना है भारत इस क्षेत्र में दुनिया के अंदर एक बड़ी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकता है, बहुत बड़ी संभावना को। यानी भारत को एक बार फिर से आप हेल्थ टूरिज्म के एक नए हब के रूप में पूरे भारत को विकसित कर सकते हैं, बड़े हब के रूप में स्थापित कर सकते हैं। भारत के अंदर कुछ राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है। आज भी आप देखेंगे केरल में लोगों ने बहुत अच्छा वहां पे काम किया है। कुछ अन्य राज्यों में, कर्नाटक वगैरह में भी अगर आप जाकर देखेंगे, बहुत अच्छा कार्य उसमें उन्होंने किया। और उसमें एक छोटी सी एक कथा आती है, और वह है तक्षशिला विश्वविद्यालय का। मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि तक्षशिला देश का, यानी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। और पहला विश्वविद्यालय था भगवान राम के छोटे भाई भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष, उन तक्ष के नाम पर तक्षशिला। संस्कृत व्याकरण के जो रचयिता थे पाणिनि, उनकी जन्मभूमि भी है। और आयुर्वेद की दृष्टि से चरक और सुश्रुत ने अपने आयुर्वेद के ग्रंथों को इसी विश्वविद्यालय में रचे थे। यही वो विश्वविद्यालय है जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। ये वही वो विश्वविद्यालय जिसने इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करते हुए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। बाद में आक्रांताओं का शिकार हो गया, लेकिन यह विश्वविद्यालय था जिसने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, क्या ज्योतिष और खगोल का ज्ञान हो, क्या आयुर्वेद का हो, क्या भूगोल का हो, क्या राजनीति का हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसने उस समय जो महारत हासिल की थी और जो ख्याति प्राप्त की थी वह दुर्लभ है। हम भी अपने शिक्षा केंद्रों के उस इनोवेशन का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक केंद्र बिंदु बना सकते हैं। उसी विश्वविद्यालय में एक अन्य आयुर्वेद के छात्र थे
और वह बाद में बहुत बड़े राज्य वैद्य बने थे। जीवक, जीवक के बारे में कहते हैं जब उन्होंने वर्षों तक वहां रह करके विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा अर्जित करने के उपरांत बहुत वर्ष उनको वहां व्यतीत करते हुए हो गए, तो अपने आचार्य के पास गए और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बहुत दिन हो गए, मैं अपने देश में वापस जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई? उन्होंने कहा, हां, आपसे अनुमति लेने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा, अच्छा एक काम करो, इस सामने जंगल है, इस जंगल में जाओ और ढूंढ के आओ कि कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण न हो। तो जीवक के सामने एक नया संकट। उसने कहा, मैं तो जल्दी में था भाई, उस समय साधन तो थे नहीं, तो अब कैसे होगा? तो उन्होंने उस समय 15 दिन का समय लगाया और उस जंगल में गए। जंगल में गए, एक एक वनस्पति का उन्होंने अवलोकन किया और देखा कि प्रत्येक वनस्पति में कोई ना कोई औषधीय गुण भी है। आकर के उन्होंने अपने आचार्य को एक बात कही, नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। और भारतीय ऋषि ने वैसे ही नहीं कहा है। भारत की ऋषि परंपरा हमेशा इस बात को कहती रही है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो। नास्ति मूलो अनौषध है, यानी कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। और अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई अयोग्य नहीं है, बस क्या है, योजकः तत्र दुर्लभ। योजक, आप में से हर व्यक्ति योग्य भी है और एक योजक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है विकसित उत्तर प्रदेश के लिए। और उस विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो हमारे गंतव्य की तिथि हो, हर उत्तर प्रदेश की नागरिक की, आज हम $1 ट्रिलियन की लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म विजन है, 29-30 में हम इसे अचीव करेंगे। लेकिन 35-36 में क्या, 35-36 में उत्तर प्रदेश का विजन होगा कि उत्तर प्रदेश एक नहीं तब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। 47 क्या, 2046-47 में उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा।